नमस्कार साथियों, मैं अरविंद, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार राष्ट्र क्लासेज जे पार्ट टॉप एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। प्यारे साथी, जैसा कि आपको विदित होगा, इससे पहले हमने भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत प्यारे साथियों जो है भूगोल की मीठी गोली वाली जो श्रृंखला है प्रश्नों की, उस श्रृंखला के अंतर्गत 2 क्लासेज अटेंड कर ली और आज ये तीसरी क्लास है प्यारे साथियों। और तीसरी क्लास के अंतर्गत आपको पता होगा प्यारे साथियों, इससे पहले हमने लगभग 7 प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और आज प्यारे साथियों हम जो है चर्चा करने वाले हैं 8वें प्रश्न के बारे में, जो परीक्षा में मेरे प्यारे साथियों कई बार पूछा जा चुका है। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। नरेश ओला जी, सीमा कुमारी, माय ड्रीम इज फॉरेस्टर, बिल्कुल आपका ड्रीम पूरा होगा मेरे प्यारे साथी। निशा कुमावत, मोनू भाटी, मथानिया, पूजा लूनिया जी, हर्ष ओनली स्टडी। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, आ जाइए। आकांक्षा महावर, बिल्कुल शाबाश मेरे प्यारे साथियों, आ जाइए। एक बार सब के सब साथी लोगों को शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हम प्यारे साथियों चर्चा कर रहे हैं। और केवल प्रश्न और उत्तर ही नहीं, इनका पूरा डिस्क्राइब भी प्यारे साथियों हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने बात की थी 5 नंबर का प्रश्न, 7वें आर्थिक गणना के बारे में मैंने बता ही दिया था। 2019 के अंतर्गत जो है ये आर्थिक गणना होती है, पहले 1977 में पूरा डिस्क्राइब किया था प्यारे साथियों ने। कुसुम योजना के बारे में जानते हैं आप, सौर पंप लगाने के अंतर्गत। 8वां प्रश्न, देखो क्या मजा ले रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम प्यारे साथियों कहते हैं आरपीएससी, क्या कहते हैं? आरपीएससी के नाम से जानते हैं। ये आरपीएससी, ठीक है, क्या कहते हैं? आरपीएससी के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कि इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, एक तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। वह खाली स्थान सदस्य होते हैं, यानी अध्यक्ष के अलावा सदस्य कितने होते हैं? बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसमें से आंसर देना आपको। एक अध्यक्ष, वह सदस्य होते हैं, बताओ। देखिए वेरी गुड, शाबाश। बताइए, देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। टोटल एक अध्यक्ष, वह प्यारे साथियों सदस्य कितने होंगे? देखिए इसमें थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है प्यारे साथियों। 3 की जगह 6 कर लेना है ना। 3 की जगह क्या कर लेना? 6। टोटल सदस्य 7 होते हैं। टोटल कितने होते हैं सदस्य? 7। तो एक तो अध्यक्ष हो ही गया ना, तो यहां पर कितना जाएगा? 6, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य प्यारे साथियों, एक अध्यक्ष और अन्य 6 सदस्य, टोटल मिलकर के आपके सामने 7 हो जाता है। समझ में आ रही है क्या बात यहाँ पे? बिल्कुल, शाबाश, ठीक है ना। तो यहां तक की बात आपको समझ में आना चाहिए। अब आ जाइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में, क्योंकि यहां से जो डिटेल से क्वेश्चंस बनने की संभावना बनेगी ना, वो ये बनेगी प्यारे साथियों। हेडिंग डाल लीजिए एक बार, आरपीएससी। आरपीएससी, तो आरपीएससी के अंतर्गत सबसे पहली बात, इसका पूरा नाम प्यारे साथियों, इसका पूरा नाम पूछने के बाद में आपसे पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई। अगर आरपीएससी की स्थापना के बारे में आपको पता है तो, और आपको इसका पूरा नाम पता है, तो नेक्स्ट आपको पूछेगा इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। और मुख्यालय भी आपको याद आ गया तो प्यारे साथियों आपसे पूछ सकता है बाद में कि इसके टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्य कितने हैं। समझ आ रही है कि बात यहां तक की? बिल्कुल, समझ में आ गई? बिल्कुल, किसी भी। तो मैंने क्या कहा, इसका जो प्यारे साथियों पूरा नाम है, वो पूरा नाम क्या आएगा? राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग इसका पूरा नाम आ जाता है। जबकि स्थापना के संदर्भ में आपसे पूछ रहे जाए तो स्थापना होगी मेरे प्यारे साथियों
20 अगस्त 1949 के अंदर, यानी 20 अगस्त 1949 के दिन इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वर्तमान में इसका मुख्यालय प्यारे साथियों अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, यहां पर एक नीचे की तरफ स्टार लगा करके लाइन लिख लेना, जयपुर में। जयपुर में क्या है? जयपुर में स्थापना जब हुई थी ना 1949 के अंदर 20 अगस्त, जब स्थापना प्यारे साथियों जयपुर के अंदर हुई थी 49 में। समझ रहे बात को? यानी कि आरपीएससी की स्थापना 1949 में हुई थी, उस समय यहां जो है प्यारे साथियों जयपुर के अंतर्गत स्थापना की गई थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों जो है राज्य पुनर्गठन के बाद में, और राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? यहां पर लिखेगा राज्य पुनर्गठन के बाद 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, समझ रहे हो बात को? क्या कहा मैंने कि राज्य पुनर्गठन के बाद 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर प्यारे साथियों क्या कर दिया गया था? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 के अंदर मेरे प्यारे साथियों इस जयपुर से जो है ये मुख्यालय स्थानांतरित हो चुका था अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। राजस्थान का एकीकरण प्यारे साथियों, बात याद आ रही होगी आपको? समझ गए यहां तक की बात? इसके बाद हम चलते हैं सदस्यों के अंतर्गत। तो सदस्यों में आपको याद रखना है कि 1 + 6 बराबर कितने हो जाएंगे? टोटल 7 सदस्य हो जाएंगे। एक कौन होगा प्यारे साथियों? अध्यक्ष होगा। और ये कौन होंगे प्यारे साथियों? मेंबर्स होंगे। 6 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है अध्यक्ष और मेंबर सभी मिलकर के सामने आपके सामने बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां पर इन 7 सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में आपसे पूछ ले जाए कि इन सातों की जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति के संदर्भ में आपको याद आ जानी चाहिए प्यारे साथियों बात। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है ना सभी का, यानी 1 + 6 यानी कि पूरे के पूरे लोगों का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का कार्यकाल होगा। 6 वर्ष का कार्यकाल होगा। बिल्कुल, वर्तमान में राज्यपाल प्यारे साथी बिल्कुल सही है, वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां तक आपने अगर उतार लिया हो तो एक चीज और मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं प्यारे साथी। यहां तक की बात अगर आपने उतार ली हो तो मैं अब मिटाने जा रहा हूं। बताइए उतार लिया कि नहीं उतारा? शाबाश नरेश ओला, ओके सर। हर्ष ओनली स्टडी, मनीषा गोदारा, राजपूत, राधे राधे जी, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। पारस चौधरी जी, ओके डन डन डन। चलिए फिर ओके, ये देखिए, चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं पहले साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका अध्यक्ष, एक तो पूछे अध्यक्ष और एक पूछेगा मेरे प्यारे साथियों प्रथम अध्यक्ष। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्यारे साथियों आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, इन दोनों के बारे में आपसे डिटेल से प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे और प्यारे साथियों वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष के अंतर्गत तो आप लिख लेना भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव, भूपेंद्र सिंह यादव। ठीक है, और ये कितने नंबर के हैं? ये 35वें नंबर के हैं, 35वें अध्यक्ष है। ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष की बात हम कर रहे हैं प्यारे साथियों, समझ रहे हो बात को? अब यहां पर आपके सामने प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष कौन आते हैं? एस के घोष आते हैं। एस के घोष जो है क्या है? एस के घोष मेरे प्यारे साथियों आपके सामने आते हैं। कौन? एस के घोष आते हैं। यस,
समझ में आ गई कि यहां तक की बात इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, भिड़ सकता है वहां पर आपके सामने जाकर के। चलिए आ जाइए, समझ में आ गई क्या? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं डालता हूं, आगे का प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, जो मैंने करेक्शन किया था 6। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए बताइए मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक समिति का गठन करना, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करना, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं? शाबाश, बहुत बढ़िया। ए, बी, सी, चलो तीनों आ गए आंसर। एक डी भी दे दो कोई। आ जाइए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्यारे साथियों प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। क्या होगा? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होगा। तो प्रशासनिक यानी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है। तो आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत हम देख लेते हैं क्या चीजें आती है। इंपॉर्टेंट बातों के बारे में देखते हैं। संभागीय व्यवस्था डाल लीजिए हेडिंग। और संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको लिखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर मैंने आपके सामने लिखी संभागीय व्यवस्था की शुरुआत। क्या लिखी? शुरुआत लिखी। अब शुरुआत के बाद में प्यारे साथियों ये क्या होगी? समाप्त होगी। तो यहां पर लिख लीजिए समाप्त। और समाप्त के बाद में प्यारे साथियों वापस शुरू होगी ना संभागीय व्यवस्था, तो यहां पर आपके सामने आ जाएगी पुनः शुरुआत। पुनः शुरुआत। समझ गए बात को प्यारे साथियों? बात को समझ गए कि नहीं समझे? अरे समझ गए कि नहीं समझे सीताराम हो? प्यारे साथियों मैंने क्या कहा कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था की समाप्ति और वापस से प्यारे साथियों संभागीय व्यवस्था की शुरुआत। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1949 से मानी जाती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों शुरुआत के अंतर्गत यदि आपसे पूछ ले जाए कि किसने की थी संभागीय व्यवस्था की 1949 में शुरुआत किसने की थी, तो आपके सामने बात आ जानी चाहिए हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। हीरालाल शास्त्री ने शुरुआत की थी। और हीरालाल शास्त्री कौन है? हीरालाल शास्त्री मेरे प्यारे साथियों मनोनीत सीएम है। मनोनीत सीएम यानी मनोनीत मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री मनोनीत थे, ठीक है, हीरालाल शास्त्री जी। अब आपके सामने बात आती है समाप्ति की बात। 1949 में इसकी शुरुआत हो गई। समाप्त कब हुई थी? समाप्त मेरे प्यारे साथियों 1962 में। 1962 के अंतर्गत किसने इसको समाप्त किया था प्यारे साथियों? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इसको MLS एम मोहनलाल एल प्यारे साथियों एस यानी सुखाड़िया, यानी कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब किया गया था? 1962 में। किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको समाप्त कर दिया था। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? शाबाश। और इस संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत कब हुई थी? 1987 के अंदर इस संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत हो जाती है। और पुनः शुरुआत जो हो जाती है संभागीय व्यवस्था की, प्यारे साथियों पुनः शुरुआत जो है वो कौन करता है? वो करते हैं हरिदेव जोशी सरकार। हरिदेव जोशी जो सरकार आती है, हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत कर दिया जाता है। और इसी के साथ में
प्यारे साथियों एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं आपको कि जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत पुनः हुई थी 1987 में हुई थी हरिदेव जोशी सरकार ने, उसी समय पर राजस्थान का छठा संभाग बना दिया था इन्होंने। क्या कर दिया था? राजस्थान का छठा संभाग बना दिया था। और छठा संभाग कौन सा था? छठे संभाग का नाम आता है अजमेर। ठीक है ना, अजमेर बनाया। छठे संभाग का नाम क्या है? अजमेर। तो छठा संभाग अजमेर प्यारे साथियों 1987 में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा बना दिया गया था। ठीक है ना, हरिदेव जोशी सरकार ने। अब देखिए अजमेर के अंदर जिले कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं मेरे प्यारे साथियों। 4 जिलों के नाम कौन कौन से आते हैं? एक तो स्वयं अजमेर खुद ही आ जाएगा, एक आ जाएगा प्यारे साथियों भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में आ जाता है टोंक, टोंक के बाद में आ जाता है नागौर जिला, नागौर जिला। अब आपको पूछना जाए कि अजमेर संभाग में एक ऐसे जिले का नाम बताइए जो मरुस्थली जिला है। तो प्यारे साथियों नागौर है ना, ये मरुस्थली थोड़ी ना है। टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा मरुस्थली नहीं है ना। मरुस्थली जिला कौन सा है? नागौर जिला है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? अरे आ गई कि नहीं आई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए प्यारे साथियों अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जब प्यारे साथियों हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, उस समय राजस्थान के अंतर्गत संभाग कितने थे? उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। यानी 5 संभागों से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो उन संभागों के नाम क्या हैं? पांचों के पांचों संभागों में एक संभाग आता है जयपुर, जयपुर के बाद में आता है जोधपुर, जोधपुर के बाद में आता है उदयपुर, उदयपुर के बाद में आता है मेरे प्यारे साथियों, उदयपुर के बाद में आता है कौन? उदयपुर के बाद में आता है कोटा, कोटा के बाद में आता है बीकानेर संभाग आते हैं ना। ये जो है ये 5 संभाग आपके सामने आ जाता है जब हीरालाल शास्त्री ने 1949 के अंतर्गत संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी। एकमात्र संभाग है जयपुर संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग के अंदर। प्यारे साथियों जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग ये 2 ऐसे जिले हैं जिनके अंतर्गत कितने आते? 2 ऐसे संभाग है जिनमें कितने जिले आते हैं? 6 जिले। इसमें कितने आते हैं? 5 जिले। प्यारे साथी कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर ये 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिले शामिल हैं। तो देखिए 6 और 6 और 5 और आपके सामने जो है बीकानेर के अंदर भी 4 जिले, कोटा में भी 4 जिले, अजमेर में भी 4 जिले और भरतपुर में भी 4 जिले। तो कितने हो गए? 6 6 12 और 5 17 तो ये हो गए और प्यारे साथियों 16 ये हो गए। अब आपके सामने जोड़ लो 6 और 7 13 का 3 हासिल लगी 1 और आपके सामने ये 33 जिले पूरे के पूरे इन 7 संभागों के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? और अगर विशेषताओं की बात करें तो प्यारे साथियों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग कौन सा आता है? जोधपुर संभाग आता है। एक ऐसा संभाग जहां पर प्यारे साथियों बहुत ही कम नदियां पाई जाती है। सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग आपके सामने आएगा कोटा संभाग, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग प्यारे साथियों जयपुर संभाग। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको इस संभागों के बारे में बता दिया। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं और मिटाने के पश्चात मेरे प्यारे साथियों मैं आगे आपसे बात करना चाहता हूं। यहां तक की तो बातें सब पता थी, लेकिन वर्तमान में 7 संभाग है ना, वर्तमान में 7 संभाग है। 6 संभाग मैंने बता दिया 1987 में अजमेर संभाग बना था। प्यारे साथियों एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अजमेर संभाग 1987 में बना था, लेकिन अजमेर जिला कब बना था? अजमेर जिला 1956 के अंदर बनता है। जयपुर से अलग करके अजमेर को 1956 में अलग से जिला बना दिया जाता है। राजस्थान का 26वां जिला, राजस्थान का 26वां जिला अजमेर है और अजमेर को कब बनाया गया था? 1956 में। कौन से जिले से अलग करके? जयपुर से अलग करके बनाया गया था। नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स के अंतर्गत प्यारे साथियों। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे कि राजस्थान का जो 7वां संभाग है, तो राजस्थान का 7वां संभाग मेरे प्यारे साथियों कौन से जिले को बनाया जाता है? राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया जाता
है। और भरतपुर को जो 7वां संभाग बनाया गया था वो प्यारे साथियों कब बनाया गया था? 4 जून 2005 के अंदर बनाया गया था। किसको? भरतपुर संभाग को बनाया गया था। यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सर ये क्या कर रहे हो? सर ये क्या कर रहे हो? सर कुछ हटके बताओ ना, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आ जाइए मेरे प्यारे साथी, एक दो बातें मैं और थोड़ा सा हट करके बता देता हूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? बताओ। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे प्यारे साथियों? राजस्थान में सर्वप्रथम आम चुनाव होते हैं 1952 के अंदर, 1952 में हुए थे। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम कितनी सीटों पर आम चुनाव हुए थे? कितनी सीटों पर चुनाव हुए? यानी विधानसभा की जो सीटें थी प्यारे साथियों, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के लिए जो सीटें थी उस टाइम वो कितनी थी? 160 सीटों के लिए चुनाव हुए थे उस टाइम पे, यानी कि 1952 के अंतर्गत। 1952 में प्यारे साथियों 1952 में 160 सीटों पर चुनाव हुए थे। मोनू भाटी जी, बोली भाली छोरी, मेघ श्याम जी, लव गर्ग शाबाश, संदीप, मनीषा गुजारा, रोमन शाबाश, शाबाश मेरे प्यारे साथियों, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, अब यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर जो है प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर जो ये बैठक हुई थी ना, किस चीज को लेकर के? प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर विधानसभा की पहली बैठक। लिखना, राजस्थान में विधानसभा की पहली बैठक प्यारे साथियों कब और कहां? ठीक है, राजस्थान में विधानसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी और कहां पर हुई थी, इसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाए। कब के बारे में पूछा जाए और कहां के बारे में पूछा जाए, तो कब के अंतर्गत तो हुई थी 1952 के अंदर, और कहां पर हुई थी तो सवाई मानसिंह हॉल के अंदर हुई थी। शाबाश 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 शाबाश, सवाई मानसिंह टाउन हॉल। समझ रहे हो बात को? सवाई मानसिंह टाउन हॉल के अंदर जो है विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है। शाबाश, वेरी गुड, यस। टीकाराम पालीवाल। एक बंदा पूछ रहा है कि प्यारे साथियों मतलब कि राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम का नाम क्या? भाई चुनाव हो गए थे 1952 में, तो पहले निर्वाचित सीएम का नाम क्या था? तो पहले साथियों लिख लेना टीआरपी। टीआरपी का मतलब हो गया टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल लिख लो मेरे प्यारे साथियों। क्या है? निर्वाचित सीएम है। मनोनीत कौन थे? उधर की तरफ मैंने अभी बताया आपको प्यारे साथियों, हीरालाल शास्त्री निर्वाचित सीएम। बात समझना भाई? चलिए मिटा दूं, आगे चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। नेक्स्ट इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, बी आंसर इसका राइट होगा। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए राजस्थान में जो है संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये बताइए, कोपेन के द्वारा किए गए जलवायु वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा सही है? कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था उसके अंतर्गत प्यारे साथियों सही कौन सा है? CWG, BSHW, AW या BWHW? बताइए बताइए प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर बताइए सब। सर सुनो ना, पूनम चौधरी
सोनिया शाबाश, पूजा, लुनिया शाबाश, हर्ष ओनली, कव्या चौधरी बिल्कुल शाबाश। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत आपको लिखा हुआ तो प्यारे साथियों सभी दिख रहा है कि CWG भी हमने पढ़ा है, BSSW भी पढ़ा है, AW भी पढ़ा है, BWSW पढ़ा है, लेकिन प्यारे साथियों बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर तो AW होगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना? AW जो है बिल्कुल राइट करेक्ट बिल्कुल आंसर होगा प्यारे साथियों, C इसका आंसर होगा। लेकिन अब इसके अंतर्गत विवाद क्या है, जैसा कि आपको पता होगा कि कोपेन ने अपने जलवायु का वर्गीकरण 1900 ईस्वी के अंदर किया था। कब किया था? 1900 ईस्वी के अंतर्गत किया था। और मेरे प्यारे साथियों 1900 ईस्वी में अपना जो प्रथम जलवायु का वर्गीकरण किया था उसके अंदर इन्होंने 2 बार संशोधन किए थे। कितनी बार किए थे? 2 बार। तो पहला इन्होंने अपने संशोधन किए थे कब? 1918 में, और दूसरा संशोधन किया था इन्होंने 1936 के अंदर, 1936 और 1918 के अंतर्गत। 1936 और 1918 के अंतर्गत इन्होंने अपने जलवायु के अंदर जलवायु वर्गीकरण में 2 बार संशोधन किए थे। तो इस वाले संशोधन के अनुसार जो है, इस वाले संशोधन इनका जो आधार था मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा, वनस्पति इनका आधार था। वनस्पति के बाद में इन्होंने अपना आधार माना था वर्षा को, वर्षा के बाद में इन्होंने माना था तापमान को। यानी कि इनके ये सभी आधार थे जलवायु का वर्गीकरण करने के। ठीक है, सभी आधार माने जाते हैं, बस संशोधन के अंतर्गत वर्षा तापमान को डिनोट कर लेते हैं। बाकी पहला इनका आधार था वनस्पति वाला। ठीक है, अब देखो यहां पर बात यह आती है कि इन्होंने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा था? कोपेन के द्वारा। कोपेन के द्वारा राजस्थान की जलवायु को मेरे प्यारे साथियों 4 भागों में बांटा गया था। तो 4 भाग ये ऐसे वाले थे, ना कि ये जो ऑप्शन में दिए गए ऐसे वाले थे। ठीक है, कौन कौन से आते हैं 4 भाग? तो उसके अंतर्गत आपके सामने आता है प्यारे साथियों पहले आएगा BWHW, BSHW। ठीक है, BSHW। इसके बाद आएगा CWG, इसके बाद आएगा AW। यानी कि किसी भी प्रकार से प्रश्न आ जाए ना, यानी कि ये W प्यारे प्यारे साथियों, ये कैपिटल वाला W पहले आएगा, स्मॉल वाला बाद में। ये देखो इधर की तरफ S छोटा है, इधर इधर बड़ा है, तो ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला सही होगा। देखो AW छोटा और बड़ा है, ये देखो AW छोटा और बड़ा आ रहा है। समझ रहे हो? यानी कि A बड़ा W छोटा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे साथियों। इसके पूरे नाम के अंतर्गत आपके सामने ये आ जाता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु आ जाती है, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु आ जाती है ये वाली, और इधर की तरफ शीतोष्ण जलवायु आ जाती है, और ये आ जाती है अति आर्द्र गर्म जलवायु आ जाती है। ठीक है ना? तो ये इसके 4 भाग आ जाते हैं कोपेन के द्वारा किए गए वर्गीकृत जलवायु में। शाबाश, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करने वाली हवा कौन सी है? बताइए बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर सबका आना चाहिए। जलवायु वाले टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डिटेल से पढ़ा चुका हूं कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से जो भी हवा प्रवेश करती है उस हवा का नाम क्या है? बताओ। देखिए किट्टू करवली सर, मैं भी आ गई। हाँ बिल्कुल आ जाइए, होली नहीं खेलनी क्या तुमने? चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए इधर की तरफ मैं आपको बता देता हूँ, फिर डायरेक्शन आप इधर की तरफ डिनोट करना। कई लोग सही आंसर भी दे रहे हैं, कई गलत भी दे रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये मैंने आपके सामने एक प्लस का निशान बनाया। क्या बनाया? ये प्लस का निशान बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें आपको इतना तो पता है कि इस वाली डायरेक्शन को हम कहते हैं उत्तर दिशा, इसको हम कहते हैं दक्षिण दिशा, इसे हम कहेंगे पूर्व दिशा, और इसको हम कहेंगे पश्चिम दिशा। समझ गए बात को?
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 डायरेक्शन आपके सामने मैंने डिनोट की। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पूर्व की तरफ से, राजस्थान में पूर्व की तरफ से जो भी हवा प्रवेश करती है उस हवा को क्या नाम दिया जाता है? प्यारे साथियों, उस हवा को जो नाम दिया जाएगा ना, उस हवा को जो नाम दिया जाएगा वो नाम दिया जाएगा पूर्वाई, पूर्वाई, या इसको हम कहेंगे आगुणी। क्या कहेंगे? आगुणी कहेंगे। समझ गए बात को? पूर्वाई और आगुणी इसको हम कहेंगे। और इधर की तरफ अगर बात करें तो ये पश्चिम दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवा को हम क्या कहेंगे? पश्चिम दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवा को हम कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या कहेंगे बताओ देखिए एक बार। पिछवाई, 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 या इसी को हम कहेंगे आथुनी, आथुनी हवा कहेंगे। ठीक है, ये हवा आपको याद रखनी है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को हम क्या कहते हैं, तो उत्तर दिशा से हवा जो आती है उसको हम कहेंगे धरोड़ या धराऊ, धराऊ, धरोड़ या धराऊ कहेंगे। जबकि दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को मेरे प्यारे साथियों हम कहेंगे लंकाऊ, लंकाऊ। राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को कहेंगे लंकाऊ। क्या बात यहां तक कि आपको समझ में आ गई क्या? अब यदि आपके सामने प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व दिशा की, भाई उत्तर ही है पूर्व ही है तो उत्तर पूर्वी है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से, राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों दक्षिण पश्चिम से, या मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में दक्षिण पूर्व से जो भी हवा प्रवेश करेगी उस हवा को हम क्या नाम देंगे? उस हवा को मेरे प्यारे साथियों हम जो नाम देंगे, देखिए ध्यान रखना आपके सामने कि जो भी हवा राजस्थान में उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश करेगी उस हवा को हम कहेंगे संजेरी, संजेरी कहेंगे। जबकि आपके सामने मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में उत्तर पश्चिम से जो हवा प्रवेश करेगी उसे हम कहेंगे सूर्या, सूर्या। और राजस्थान में यदि जो हवा प्यारे साथियों दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करेगी उस हवा को हम कहेंगे समंदरी, समंदरी। और राजस्थान में दक्षिण पूर्व दिशा से जो हवा प्रवेश करेगी उसे हम कहेंगे चील। क्या कहेंगे? चील। तो आपको ये चार नहीं 8 दिशाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 8 दिशाओं के अंतर्गत जो भी हवा प्रवेश करेगी उस हवा को हम क्या क्या कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और प्यारे साथियों उधर की तरफ जो मैं आपको प्रश्न दिया मैंने उसका आंसर आपको भी देना है। अब देखो, अब इधर वाले प्रश्न को देखो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा से, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम का मतलब देखो, देखे ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम पूछा वही तो दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम से प्रवेश करने वाली हवा समंदरी। क्या ऑप्शन में समंदरी है? क्या ऑप्शन में समंदरी है? बिल्कुल है ना सर, ये रहा ना बी, बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। शाबाश। किसने किसने दिया देखे? मोनू जी शाबाश, आकांक्षा मीणा शाबाश, रितु शाबाश, हर्ष ओनली, लव गर्ग, संजू चौधरी, रोमन आरती, सैंडी वर्मा, संजू बिरजानिया जी शाबाश। चलिए नरेश ओला जी शाबाश मेरे प्यारे साथी, बहुत बढ़िया। ठीक है, शानदार आंसर दिया आप सभी ने, बिल्कुल राइट आंसर था, करेक्ट आंसर था मेरे प्यारे साथियों समंदरी। और आपके सामने चील दक्षिण पूर्व दिशा से, संजरी उत्तर पूर्व दिशा से, धरोड़ उत्तर दिशा से। समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन और कारण के अंतर्गत दिया है और कथन और कारण के अंतर्गत यही कह रहा है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। और कारण दिया है कि चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। बताइए, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही आर गलत है, या मेरे प्यारे साथी ए गलत आर सही है? बताओ देखिए कौन सही दे रहा है इसका आंसर, 12वें क्वेश्चन का आंसर। सबके आंसर दिखो, बताओ सब के सब। जाट चाहर जी शाबाश, किट्टू करोली, आंसर दो, आंसर, बातें नहीं करनी है।
एक सीताराम कह रहा है कि ये क्लास रिकॉर्डेड है। अरे जूते पड़ेंगे अभी साले सीताराम के, पढ़ लेना रिकॉर्डेड। शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथी। इसके अंतर्गत होगा क्या, ए सही और आर गलत है। ठीक है, ए सही का मतलब प्यारे साथी चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। बताओ देखें प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी, ए सही आर गलत। एकमात्र नित्यवाही नदी है, बिल्कुल ठीक है। और चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए नहीं जी, पेयजल भी तो होता है। चंबल नदी का जल जो है पेयजल के रूप में भी तो काम में आता है मेरे प्यारे साथियों। तो ए सही और आर गलत होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों सही नहीं होगा। ठीक है, सिंचाई के अलावा प्यारे साथी सिंचाई प्लस पेयजल दोनों आना चाहिए था, तब जाकर के आपके दोनों प्रश्न सही होते। क्या बात समझ आ गई यहां तक की? अरे पढ़ लो सीतारामो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऊसर मृदा किसे कहा जाता है? ऊसर मृदा किसे कहा जाता है? निम्न में से बताइए। देखिए निम्न में से ऊसर मृदा किसे कहते हैं? खारी व लवणीय मृदा को कहते हैं, जलोढ़ मृदा को कहते हैं, लाल मिट्टी को कहते हैं, या पर्वतीय मिट्टी को कहते हैं? बताइए। लव गर्ग जी अभी नहीं लगी, ठीक है, लग जाएगी। ऊसर मृदा इनमें से कौन सी होगी बताइए। देखिए ठीक है ना, शाबाश। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा खारी व लवणीय मृदा को ही हम ऊसर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर मृदा के नाम से जानते हैं। अब देखो ऊसर मृदा कैसे पता किया? आपको पता है किसी भी मिट्टी का जो पीएच मान है मेरे प्यारे साथियों, सॉरी किसी भी मिट्टी की जो जांच है वो पीएच मान के आधार पर की जाती है। और पीएच मान आपको पता है कहां से कहां तक मापा जाता है? 0 से 14 तक मापा जाता है। और एक जो बीच का पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे 7। ठीक है, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा यानी प्लस होगा, उस मिट्टी को हम कौन सी मिट्टी में रखते हैं? क्षारीय मिट्टी में रखते हैं। क्षारीय मिट्टी का मतलब मेरे प्यारे साथी उसी मिट्टी को हम खारी मिट्टी कहेंगे, उसी मिट्टी को हम खारी मिट्टी कहेंगे। खारी मिट्टी के अलावा उसी को हम लवणीय मिट्टी कहेंगे। लवणीय मिट्टी के अलावा मेरे प्यारे साथियों उसी मिट्टी को हम कौन सी मिट्टी कहेंगे? ऊसर मिट्टी भी कहेंगे। ऊसर मृदा के अलावा उसी को हम रेतीली मृदा कहेंगे। रेतीली मृदा के बाद में उसे हम कहेंगे बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी के अलावा मेरे प्यारे साथियों उसी को हम कहेंगे मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा। और मरुस्थलीय मृदा के बाद में उसी मिट्टी को हम कहेंगे कौन सी मिट्टी? एरिडोसोइल मिट्टी। एरिडोसोइल के अलावा इसी को हम कहेंगे एंटी सोइल मिट्टी। समझ रहे हो बात को? ये सभी की सभी मिट्टी कौन सी मिट्टी हो जाएगी? क्षारीय मिट्टी, यानी जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। 7 पीएच मान वाली मिट्टी हम कहेंगे उदासीन मिट्टी। ठीक है, और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है उस मिट्टी को हम कौन सी मिट्टी कहेंगे? अम्लीय मिट्टी कहेंगे। अब आप मुझे बताओ कि अम्लीय और क्षारीय दोनों मिट्टियां उपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है? अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी दोनों की दोनों मिट्टियां उपजाऊ होती है या अनुपजाऊ होती है? प्यारे साथियों अनुपजाऊ होगी ना, तो अनुपजाऊ होगी तो यहां पर बात यह आती है कि इस क्षारीय और अम्लीय मिट्टी को, यानी अम्लीय मिट्टी को अगर उपजाऊ बनाना है तो इसके अंतर्गत कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। जबकि मेरे प्यारे साथियों क्षारीय मिट्टी को अगर दूर करना है यानी इसको उपजाऊ बनाना है तो प्रयोग करना पड़ेगा किसका? जिप्सम का। यदि आपको यहाँ पर अम्लीय मिट्टी में रॉक फास्फेट की उपलब्धता ना हो तो आप चूने का भी यूज कर सकते हैं। क्या यहां तक की बात समझ में आ चुकी है आपको? क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? शाबाश। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहां पर बताऊं कि राजस्थान के अंतर्गत जो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है वो कहां पर पाई जाएगी? अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत। तो एक प्रश्न आपकी एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया था कि पर्वतीय मिट्टी को जो है
पर्वतीय मिट्टी को ही क्या नाम दिया जाता है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही पर्वतीय मिट्टी को लिथोसोल्स मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? लिथोसोल्स मृदा के नाम से पर्वतीय मिट्टी को जाना जाता है। बिल्कुल मोटे कणों वाली मिट्टी कहते हैं इसको, इस वाली मिट्टी को कहते हैं मोटे कणों वाली मिट्टी। मनीषा गोदारा शाबाश। सीकर काले की बहु शांति, बिल्कुल। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़े तो 14 नंबर का प्रश्न आता है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मृदा में सर्वाधिक जल ग्रहण व न्यूनतम जल धारण करने की क्षमता है? यानी कि प्यारे साथियों, इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसकी जो है जल ग्रहण करने की क्षमता तो ज्यादा है और जल धारण करने की क्षमता कम है? बिल्कुल बताओ। देखिए, मरुस्थली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी, बताओ। देखिए हो गए कंफ्यूज हो गए। अरे सीताराम, तेरा फूटा ढोल, क्या आंसर दे रहा है यार? अरे सही तो पढ़े, सर्वाधिक जल ग्रहण। प्यारे साथी, इस प्रकार की मिट्टी आएगी ये वाली। देखो आपने रट लिया, रटा वो बता दिया, बी आंसर इसका बता रहे हो आप। ये बी आंसर इसका गलत होगा, ए आंसर बिल्कुल राइट होगा प्यारे साथी। ठीक है, काली मिट्टी का जो प्रकृति होती है, यानी काली मिट्टी की जो प्यारे साथी विशेषता होती है ना, वो होती है जल धारण और जल ग्रहण। तो जल धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में क्या होती है? ज्यादा होती है। और मेरे प्यारे साथी, जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। और इधर देखो, जल ग्रहण इधर सर्वाधिक, इधर कम। तो प्यारे साथी जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी के जो कण होते हैं वो बारीक होते हैं, कण बिल्कुल बारीक होते हैं, जबकि आपके सामने ये मरुस्थली मिट्टी होती है ना, इस मिट्टी के कण बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं। तो अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि जिस मिट्टी के कण मोटे होंगे वहां पर पानी रुकेगा क्या? नहीं, पानी अंदर रिस जाएगा प्यारे साथी। तो अंदर रिस जाएगा तो जल ग्रहण जल्दी हो जाएगा ना, जल ग्रहण जल्दी कर लेगी, रुकेगा ही नहीं पानी, यानी जल धारण करने की क्षमता कम होगी। ठीक है, और काली मिट्टी में प्यारे साथी जल धारण रहेगा, आसपास के इलाके में क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा प्यारे साथी, और जल ग्रहण कम होगा। समझ रहे बात को? रट्टू तोते की तरह रट के आ जाते हो प्यारे साथी। एक बार क्वेश्चन तो सही पढ़ा करो। नेक्स्ट आपके सामने है कि भारत में राजस्थान किस कोण में स्थित है? सर मैं तो क्लास पूरी होने के बाद में लाइक करशू। अच्छा, कोई बात नहीं, चिक्कू बगा रही है जी, कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ नरेश बोला ऐसा होता है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएंगे मेरे प्यारे साथियों कि भारत जो है, उस भारत के अंदर राजस्थान किस कोण में स्थित है? प्यारे साथी, आप गोलार्ध पता कर लेते हो, डायरेक्शन पता कर लोगे, लेकिन एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देगा कि कोण में बताइए। तो कोण के अंतर्गत आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा कोण होता है। देखिए मैं आपको इधर की तरफ बता देता हूं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। ये आपके सामने मैंने बनाया, इसको हम कहते हैं उत्तर दिशा, इसको हम कहते हैं दक्षिण दिशा, इसे हम कहते हैं पूर्व दिशा, इसे हम कहते हैं पश्चिम दिशा। आपको पता है भारत के अंदर राजस्थान इस डायरेक्शन में यानी उत्तर पश्चिम में है। तो देखिए इधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, ये वाला जो कोण आता है, इस कोण को हम कहते हैं ईशान कोण। कौन सा कोण कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। इस वाले कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं? इसको हम कहते हैं अग्नि कोण, अग्नि कोण कहते हैं। अब यदि इधर की तरफ पूछ ले जाए तो इस कोण को हम कहेंगे वायव्य कोण, वायव्य कोण, और इसको हम कहेंगे नैऋत्य कोण कहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इन चारों कोणों में से राजस्थान जो है भारत के कौन से कोण में आएगा? तो वायव्य कोण में देगा। बी आंसर हो जाएगा इसका। बताइए, देखिए बी आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो आशा करता हूं प्यारे साथियों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप नए हैं, आज पहली बार प्यारे साथियों इस क्लास को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन को लाइक करना, और हैप्पी होली आप सभी को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।